डियर स्टूडेंट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के नेक्स्ट स्टेप में अपन लेंगे आज रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड ऑब्लिक रिटर्न ऑन नेटवर्थ। ये इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो के नाम से भी जाने जाते हैं। लास्ट रेशियो में अपन ने जो ROI निकाला था वो हमें शो करता था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फंड सप्लाइड बाय लॉन्ग टर्म लेंडर्स और शेयर होल्डर्स टेकन टुगेदर। इनकी जो ROI था, इससे पहले जो रेशियो अपन ने किया था, वो हमें ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बताता किसकी, कि जो अपने लॉन्ग टर्म लोन से फंड ले रखा है या फिर शेयर होल्डर्स ने जो इन्वेस्ट कर रखा है उसकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बताता हो। अब ये जो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड है, ये मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फंड इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। इसमें केवल शेयर होल्डर्स ने जो इन्वेस्ट किया है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है ये शो करेगा। जबकि ROI रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या था कि दोनों ने मिलकर के कितना इन्वेस्ट कर रखा है, लॉन्ग टर्म लेंडर्स ने और शेयर होल्डर्स ने, दोनों की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बताता था। जबकि ये जो रेशियो है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, ये हमें बताएगा कि अपन ने जो शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट कर रखा है उस पर क्या रिटर्न मिल रहा है, उस पर क्या रिटर्न मिलेगा। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड इज ऑल्सो टर्म्ड एज रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। इसको दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, किस नाम से, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या रिटर्न मिल रहा है। फॉर कैलकुलेटिंग दिस रेशियो, net profit after interest and tax but before preference share dividend is divided by total shareholders fund। ये जो रेशियो निकलेगा इसका रिलेशन किससे है, जो आपका शेयर होल्डर्स है उसने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, और नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि जो प्रॉफिट हमने कमाया, कंपनी ने कमाया, उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट करने के बाद और टैक्स का पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वही तो बचेगा शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट। तो शेयर होल्डर्स से उसको डिवाइड कर देंगे, इनटू 100 करके ये रेशियो निकाल लेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर टोटल शेयर होल्डर का मतलब क्या है, दोनों शेयर होल्डर, इट मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स भी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी। तो टोटल शेयर होल्डर्स मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व एंड सरप्लस। ऑल रिजर्व एंड सरप्लस मीन्स P&L भी उसमें शामिल हो जाएगा। अब ये रेशियो क्यों निकाला जाता है, दिस रेशियो रिवेल हाउ प्रॉफिटेबिलिटी द शेयर होल्डर्स फंड हैव बीन यूटिलाइज्ड बाय द फर्म, कि शेयर होल्डर्स के द्वारा जो फर्म इन्वेस्ट किया गया है, फर्म में जो कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसको रिटर्न से किस प्रकार से यूटिलाइज किया जा रहा है। A comparison of this ratio with that of similar firm will throw highlight of the relative profitability and strength of the firm। कि जो सिमिलर फर्म है, सेम नेचर की फर्म है, उससे अपन कंपैरिजन करें तो अपन ने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है और दूसरी कंपनी को कितना रिटर्न मिल रहा है, ये कंपैरिजन करने के लिए रेशियो निकाले जाते हैं। क्लियर है। अब इसको अपन एक क्वेश्चन से सोल्व कर लेते हैं। फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एंड 31 मार्च 2021। ये एक मैंने एग्जांपल लिया है कि एक बैलेंस शीट तरीके कंपनी की 31 मार्च 2021 की। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख, जिसमें 40,000 शेयर्स हैं 10 रुपये वाले। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपये, 12% इंटरेस्ट डिविडेंड की रेट है इसकी। रिजर्व में है 50,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 लाख का बैलेंस है और 15% डिबेंचर है 1 लाख के, जिसपे 15% इंटरेस्ट की रेट है और करंट लायबिलिटी दे रखी 230। इधर फिक्स असेट्स और करंट असेट्स दोनों बैलेंस शीट, टोटल बैलेंस शीट गिवन है। प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स अमाउंट ₹3,55,000। टैक्स रेट आपकी 50% गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अगेंस्ट में कितना रिटर्न मिलेगा इसके अकॉर्डिंग। अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पहले ही बता दिया था मैंने। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल शेयर होल्डर फंड। टोटल में ध्यान रखना बेटा, दोनों शेयर कैपिटल आ जाएगी, प्रेफरेंस शेयर भी और इक्विटी शेयर कैपिटल भी।
अब इसके अकॉर्डिंग अपन नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट अपने पास गिवन है बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ये अपने पास गिवन है 3,55,000। अब इसमें से टैक्स लेस कर देंगे। टैक्स कितना है, पहले इंटरेस्ट लेस कर लो फिर टैक्स, क्योंकि पहले इंटरेस्ट लेस होता है बेटा। लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसको देंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट मिलेगा डिबेंचर को, और डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना है 15% रेट है। वैल्यू कितनी है 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये का 15% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। 1,00,000 के आपके पास डिबेंचर है और इंटरेस्ट की रेट है 15%। 1,00,000 का 15% हो गया 15,000। ये 15,000 इंटरेस्ट लेस कर दिया, 3,40,000 हो गया प्रॉफिट। अब इस पर टैक्स लेस कर दो, और टैक्स की रेट क्या है 50%। ये ध्यान रखना बेटा, पहले इंटरेस्ट लेस होगा बाद में टैक्स लेस होगा। 50%, तो 340 का हाफ कर दो, 170 हो गया। 170 टैक्स में अमाउंट प्रॉफिट चला गया, बाकी 170 आपके पास में प्रॉफिट बच गया। अब इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या बताया बेटा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल या टोटल कर दो आप, टोटल ऑफ शेयर होल्डर फंड, टोटल शेयर होल्डर फंड, टोटल शेयर होल्डर फंड। अभी आ गया आपके पास 1,70,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड निकाल लो। शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू, देखो इसमें कौन कौन सा अमाउंट प्लस होगा। एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकेंड नंबर पे आपके पास में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर 2 लाख, रिजर्व 50,000 और P&L 2 लाख। डिबेंचर इंक्लूड नहीं करेंगे बेटा शेयर होल्डर फंड में। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई आपके पास में 4 लाख, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई, प्लस आपके पास में रिजर्व हो गया, और प्लस प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास में 4 लाख है, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख है, प्लस रिजर्व में 50,000 है, प्लस P&L में आपके पास में 2 लाख है। तो टोटल इनका सम कर लीजिए, 4 2 6 2 8, 8,50,000, 8,50,000 हो गया ना। देखो 4 लाख का हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 6 लाख, 50,000 रिजर्व 650, और 2 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस, 850 आपका शेयर होल्डर फंड हो गया। तो प्रॉफिट था 1,70,000 अपॉन 8,50,000। ये आ जाएगा आपका रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 170 डिवाइडेड बाई 8,50,000 इंटू 100, परसेंटेज में निकालेंगे तो इंटू 100 कर देंगे, और इसका आ जाएगा 17, तो 20%। 20% इट मीन्स क्या हुआ, ये जो रेशियो है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, जितना भी शेयर कैपिटल लगी हुई है, वो चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल हो चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, उस पर ये 20% प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट रेशियो है अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर पर कितनी अर्निंग हो रही है। ये तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बताइए अपने को कि टोटल शेयर होल्डर्स फंड के अगेंस्ट कितना % प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% हो गया वो। अब अर्निंग पर शेयर का मतलब एक शेयर की प्राइस क्या आएगी, अर्निंग पर शेयर। दिस रेशियो मेजर द प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन पर शेयर बेसिस, यानी कि केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ऑल प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड आर अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स।
दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यानी कि जितना भी अपन ने प्रॉफिट कमाया उसमें से पहले टैक्स का पेमेंट कर दिया, इंटरेस्ट का उससे पहले ही कर देंगे, इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, टैक्स का पेमेंट कर दिया, और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी अपन ने डिविडेंड दे दिया। उसके बाद जो बैलेंस प्रॉफिट बचा वो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा आपका केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो इसको निकालेंगे कैसे? तो जितना बैलेंस प्रॉफिट बच गया इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, एक शेयर की अर्निंग आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला बनेगा अर्निंग पर शेयर इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर, देखो इंटरेस्ट, टैक्स और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड लेस कर देंगे नेट प्रॉफिट में से। जितना कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उसमें से लेस कर देंगे इंटरेस्ट, टैक्स और प्रेफरेंस शेयर को जितना डिविडेंड दिया वो भी लेस कर देंगे। जो बचेगा प्रॉफिट वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही बचेगा। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो पर शेयर वैल्यू आ जाएगी। दिस रेशियो इज यूजफुल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। ये रेशियो शेयर की मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करने में यूज़ करते हैं। दिस रेशियो इज ऑल्सो हेल्पफुल in estimating the capacity of the company to declare a dividend on equity shares, कि हमें इक्विटी शेयर्स को कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है इसकी कैपेसिटी भी ये बताती है अर्निंग पर शेयर। ये रेशो शेयर मार्केट में शेयर्स की मार्केट वैल्यू को डिसाइड करने में काम आता है, और ये रेशो जितना हाई होगा उतना ही कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि कंपनी को इस बेस पर एडिशनल फंड मिल जाएगा और कंपनी की धीरे धीरे गुडविल बढ़ जाएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रेशियो है। शेयर मार्केट में आपने देखा होगा किसी भी कंपनी का आप बायोडाटा देखिए उसमें ईपीएस जरूर मिलेगा, अर्निंग पर शेयर, कि पर शेयर कितना वो अर्न कर रही है। इसको अपन एक क्वेश्चन से सोल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटाज। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, टैक्स रेट है 50%, 20,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच, 2 लाख, 12% प्रेफरेंशियल कैपिटल 1 लाख। तो जो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है वो बिफोर टैक्स है, और अपन ने इसके फॉर्मूले में प्रॉफिट कौन सा लिया था? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। इसका मतलब इंटरेस्ट तो लेस हो चुका नहीं, क्योंकि बिफोर टैक्स का मतलब इंटरेस्ट पे लेस नहीं हुआ। तो पहले अपन क्या करेंगे, 1,44,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, बिफोर टैक्स, और ये 1,44,000, ठीक है, बिफोर टैक्स है ना। अब इसमें से टैक्स लेस कर दो, लेस टैक्स, और टैक्स आपका क्या रेट थी टैक्स की? टैक्स की रेट 50%, ये 50% टैक्स रेट है, तो इसका हाफ कर दो 50%, 72,000 हो गया ना, 72,000। अब टैक्स लेस करने के बाद में प्रॉफिट बच गया 72,000। अब इसमें से लेस कर दो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। डिविडेंड कितना मिलेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को? 12%, 1 लाख का 12% हो गया 12,000, 12,000, तो 60,000। अब देखो यहाँ पर जो प्रॉफिट दिया हुआ बेटा 1,44,000, ये बिफोर टैक्स है। बिफोर टैक्स का मतलब टैक्स अभी इसमें से लेस नहीं हुआ है, तो अपन ने टैक्स लेस कर दिया, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको पहले भी कहा था सबसे पहले इंटरेस्ट लेस होगा, फिर टैक्स लेस होगा, फिर उसमें से प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया जाएगा। तो ये बिफोर टैक्स का मतलब टैक्स अभी लेस नहीं हुआ है, इंटरेस्ट लेस हो चुका है, तो टैक्स 50% है, तो 50% हो गया 434 का 72,000, लेस कर दो रिमेनिंग प्रॉफिट 72,000, और इसमें से प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके पास कितनी है? 1 लाख, और 1 लाख का 12% हो गया 12,000। 1 लाख का 12%, क्योंकि डिविडेंड की रेट तो फिक्स होती है ना, उसके आगे लिखी हुई रहती है, उसी रेट से अपन इसका डिविडेंड देते हैं। कितने? 1 लाख का 12%, 12,000 डिविडेंड हो गया, 60,000 प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गया। प्रॉफिट
अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये 60,000। अब इसको फॉर्मूला इनपुट अप कर दो। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, अर्निंग पर शेयर इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट कोमा टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो 60,000 आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के बाद में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके पास गिवन है। देखो क्वेश्चन में 20,000, 2 लाख है ना 10 ईच, तो 20,000 आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गए। तो 3 रुपीज़ पर शेयर, 3 रुपीज़ पर शेयर इसका रेशियो आ जाएगा। यानी कि ये एक 10 रुपये के शेयर पर 3 रुपये पर शेयर अर्निंग हो रही है इसके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका है बुक वैल्यू पर शेयर। दिस रेशियो मेजर द बुक वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर। ये इक्विटी शेयर की बुक वैल्यू बताता है कि हमारे पास बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू क्या है। इट इज़ कैलकुलेटेड एज, कैसे निकाला जाएगा ये, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था उस फर्स्ट क्वेश्चन से ही अपन निकाल देते हैं। इसी क्वेश्चन से क्या निकालेंगे, बुक वैल्यू पर शेयर। पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए, बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या है। बुक वैल्यू पर शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड ही लेने हैं। इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब शेयर होल्डर फंड दोनों में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कर दो। यानी कि यहाँ शेयर होल्डर फंड का मतलब हो गया बोथ, बोथ का मतलब इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ये हो गया शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में दोनों शेयर्स आ जाते हैं, इक्विटी शेयर भी प्रेफरेंस शेयर भी। अब जो टोटल शेयर होल्डर फंड है जिसमें दोनों शामिल हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, उसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कर दो, वो बच जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड और फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे। अब ये रेशियो क्यों नहीं, हाँ बेटा, दिस रेशियो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इट गिव एन आइडिया अबाउट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर हेल्ड बाई देम, कि आपके पास जितने भी शेयर हैं उनकी आपके पास एट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। दिस रेशियो ऑल्सो इफेक्ट द प्राइस ऑफ शेयर ऑन द स्टॉक मार्केट, और इसी प्राइस के बुक वैल्यू पर शेयर के आधार पर ही शेयर मार्केट में शेयर्स की वैल्यू डिसाइड होती है। आपके पास जितने रुपए के शेयर हैं उसकी एट प्रेजेंट आपकी वैल्यू किस वैल्यू के हैं, वो आपके पास उसकी वैल्यूएशन क्या है। तो अपन इससे क्वेश्चन नंबर 1 से ही निकालेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आपके पास में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास में दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व और प्रॉफिट अवेलेबल है 2 लाख। अब इसमें देखो आपके पास में बुक वैल्यू निकालने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड चाहिए में। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में अपन एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेंगे, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लेंगे, रिजर्व ले लेंगे और P&L ले लेंगे। तो 4 लाख तो हो गया आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल का, और 50,000 हो गया आपके पास रिजर्व का, 450 हो गया, और P&L का 2 लाख। तो 6,50,000 आपके पास में इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड हो जाएंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड आपके पास हो गया 6,50,000, 6,50,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड।
तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। कितना निकाला था अपन ने इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड? इक्विटी शेयर कैपिटल थी आपके पास में 4 लाख रुपए, तो प्लस रिजर्व था 50,000 का और प्लस P&L था 2 लाख का, तो इसका 6 लाख हो गया, 6,50,000, 6,50,000 हो गया आपके पास में इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे क्वेश्चन में? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे उसमें 40,000। देखो देख लेते हैं, वहाँ पे चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं आपके पास में 40,000, तो 40,000 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 6,50,000 अपॉन 40,000, 16.25 पर शेयर। यानी कि जो शेयर आपने होल्ड कर रखे हैं उनकी बुक वैल्यू है 16.25। अब निकालते हैं नेक्स्ट रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो, डीपी रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो। Dividend payout ratio, it measure the relationship between the earning available to equity shareholders and dividend distributed among them। इनकी जितना प्रॉफिट हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है उसमें से कितना हम एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसके रिलेशन को शो करता है। It show what percentage of profit after tax and preference dividend is paid to dividend to equity shareholders, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपन कितना प्रॉफिट एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये शो करेगा। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो, डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपन कितना डिविडेंड दे रहे हैं, और टोटल नेट प्रॉफिट बिलोंगिंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। कहने का मतलब ये है कि जितना आपके पास प्रॉफिट था उसमें से आपने इंटरेस्ट दे दिया, टैक्स दे दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड दे दिया, फिर जो प्रॉफिट बचा वो बचा इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट। अब ये ज़रूरी नहीं कि कंपनी सारा का सारा प्रॉफिट ही वो एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करे, उसमें से कुछ प्रॉफिट वो रिटेन भी कर लेती है। तो रिटेन करने के बाद जो एज ए डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दिया वो प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा, और टोटल प्रॉफिट उनके लिए है कितना वो आ जाएगा इसके अपॉन में इनटू 100। तो ये जितना परसेंट आएगा, जैसे ये मान लीजिए 40% आ गया, इसका मतलब 40% जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट अवेलेबल था वो तो एज ए डिविडेंड दे दिया, और बाकी 60% उसने रिटेन कर लिया। क्लियर है? तो ये डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन टोटल नेट प्रॉफिट बिलोंगिंग टू इक्विटी शेयर होल्डर से निकल जाएगा। या आप इसको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, DPS डिविडेंड पर शेयर अपॉन EPS अर्निंग पर शेयर। ये आपकी अर्निंग पर शेयर कितनी है वो, और डिविडेंड पर शेयर कितना है वो। अब डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालेंगे? डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड पेमेंट किया, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं। तो जितना आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का पेमेंट किया उस वैल्यू को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो, डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा, और फिर डिविडेंड पर शेयर को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर दो, आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो निकल जाएगा। देखो क्वेश्चन से करते हैं। देखो मैंने पहले क्लियर कर दिया था, वापस बता रहा हूँ। इफ़ द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द 100, it will given that percentage of profits retained in the business. Thus this ratio reflect the dividend policy of the company, कि जैसे आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो जितना भी आया उसको 100 में से माइनस कर दीजिए, बाकी का जो बच गया वो ये माना जाएगा कि कंपनी ने रिटेन कर लिया, अपनी
फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए। ठीक है, दिस रेशियो रिफ्लेक्ट द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी। ये रेशियो कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है कि कितनी रेट से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। ठीक है, इसका क्वेश्चंस, डिविडेंड पे आउट रेशियो का क्वेश्चन देखते हैं, कोई देखो मिल जाएगा। हाँ बेटा, समझ गए? डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे निकालेंगे? DPS अपॉन EPS। अब ये जो अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशियो है, इसको क्लियर करें, दोनों का फिर कंबाइंड क्वेश्चन कर लेंगे अपन। प्राइस अर्निंग रेशियो, PE रेशियो, ये भी हर कंपनी के लिए इम्पोर्टेंस है। इट इज़ कंप्यूटेड बाय द डिवाइडिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर बाय EPS। यानी कि आपके शेयर की मार्केट प्राइस क्या है, उस मार्केट प्राइस को अर्निंग पर शेयर EPS से, यानी कि MPS अपॉन EPS, अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर दो, प्राइस अर्निंग रेशियो आ जाएगा वो। यानी कि MPS मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, उससे आपका क्या आ जाएगा? प्राइस अर्निंग रेशियो आ जाएगा। तो दिस रेशियो शो हाउ मच इज टू बी इन्वेस्टेड इन द मार्केट इन दिस कंपनीज शेयर टू गेट ईच ऑफ द अर्निंग ऑन इट्स शेयर। यानी कि ये क्या शो करता है? शो द हाउ मच इज टू बी इन्वेस्टेड इन द मार्केट ऑफ द कंपनी शेयर, कि इस कंपनी के शेयर में मार्केट में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, टू गेट ईच ऑफ द अर्निंग इट्स शेयर, ताकि पर शेयर अर्निंग की जा सके, प्राप्त कर सके। दिस रेशियो इज यूज टू मेजर वेदर द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज हाई और लो। इससे ये पता लगता है कि हमारी मार्केट प्राइस हाई होगी या लो होगी। अब इसका एक क्वेश्चन दे रखा है, योर कंपनी हैज़ द फॉलोइंग अर्निंग लास्ट ईयर। ये कंपनी के लास्ट ईयर के डाटाज गिवन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 20 लाख रुपए, टैक्स रेट है 40%, प्रपोज डिविडेंड दे रखा है 20%, कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 शेयर्स हैं, 100 ईच, 30 लाख रुपए के, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए के। और आपको निकालना है अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, जबकि आपके पास गिवन है कि मार्केट रेट है, मार्केट प्राइस है, वो उस कंपनी के शेयर की 185 है। तो पहले अपन निकाल लेते हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर के लिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं। नंबर 1, अर्निंग पर शेयर EPS, अर्निंग पर शेयर इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, यही था ना? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 20 लाख, तो 20 लाख में से पहले तो टैक्स लेस कर दो। टैक्स की रेट क्या है? 40%। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल टू 20 लाख, और इसमें से लेस कर दो टैक्स। टैक्स आपका है 40%। 40% टैक्स रेट से हो गया इसका 20 लाख का 40%, 8 लाख हो गया क्या? 8 लाख। ये लेस कर दो, ये आ गया 12 लाख। ठीक है, और फिर इसमें से लेस कर दो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है आपके पास 9%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख के, और 10 लाख का 9% हो गया 90,000। तो यहाँ पर
9% ऑफ 10 लाख, और 10 लाख का 9% हो गया 90,000। 90,000 और लेस कर दो, 11,10,000 आपका आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो अब 11,10,000 आपका ये आ गया, तो 11,10,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? इक्विटी शेयर है 30,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गए 30,000। इससे डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा 37 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर। ये आपकी ईपीएस आ गई। अब हमें दूसरा निकालना है, ये तो निकल गया ईपीएस। डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो को मैंने क्या बताया था फॉर्मूला? डीपीएस अपॉन ईपीएस, डीपीएस अपॉन ईपीएस। तो सेकंड है आपका डिविडेंड पर शेयर इक्वल टू, सॉरी, डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड पर शेयर इन डिविडेंड पे आउट रेशो, पे आउट रेशो, पे आउट रेशो। और इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? डीपीएस अपॉन ईपीएस, डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। अब डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालोगे? देखो, इसमें प्रपोज डिविडेंड दे रखा है क्या? कहीं दे रखा है 20%। और यदि नहीं होता तो क्या करते बेटा? अपन निकाल लेते हैं। कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं डिविडेंड पर शेयर? डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दे रहा है कि 20% दे रहे हैं अपन। कितना दे रहे हैं? 20%। तो 20% के अकॉर्डिंग अपन देखें तो 20% है ना, 100 रुपये में से 20 रुपये अपन डिविडेंड दे रहे हैं। क्यों? तो 20 रुपये पर शेयर आपका क्या हो गया? डीपीएस। तो 20 रुपये पर शेयर आपका डीपीएस हो गया। तो यहाँ पर डीपीएस आ गया आपका 20 और ईपीएस अपन ने निकाला था 37 इंटू 100। तो आपका आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 37 इंटू 100। इसका आंसर आएगा 54.05, 54.05%। ये इसका आ गया डिविडेंड पे आउट रेशो। अब थर्ड कौन सा पूछा इसने? प्राइस अर्निंग रेशो। इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? एमपीएस अपॉन ईपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। तो थर्ड नंबर पे है पीई रेशो, पीई रेशो, और इसका फॉर्मूला है एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर ईपीएस। अब क्वेश्चन में देखो, मार्केट प्राइस पर शेयर गिवन है क्या? मार्केट प्राइस पर शेयर जनरली गिवन ही होता है, क्वेश्चन में 185 दे रखा है। करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 185, तो 185 इसका हो गया मार्केट प्राइस। और ईपीएस कितना निकाला था अपन ने? 37। 185 को 37 से डिवाइड कर दो, 5 टाइम्स, ये टाइम्स में निकलेगा, ध्यान रखना, 5 टाइम्स इसका प्राइस अर्निंग रेशियो हो गया। तो बेटा आज आपका ये रेशियो वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। जितने भी रेशियोज़ थे सारे मैंने कंप्लीट करा दिए। फिर भी किसी भी रेशियो में आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो।